हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के टैब वाइज मेन्यू के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और यह है लेसन नंबर 2। अगर इससे पहले की बात की जाए तो लेसन नंबर 1 में मैंने होम टैब को क्लियर किया था, जिसमें पेस्ट कमांड से लेकर फाइंड एंड सेलेक्ट तक की सारी कमांड हमने क्लियर किया था। आज लेसन नंबर जो 2 है, जिसे आप देख रहे हैं, इसमें हम इंसर्ट मेन्यू में पाइवट टेबल से लेकर सिंबल तक के सारे ऑप्शन को क्लियर करेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और है कि अगर मान लीजिए आपको होम मेन्यू का जितने भी ये ऑप्शन है वो क्लियर नहीं है और आप उसकी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं इंसर्ट के ऑप्शंस की। तो यहाँ पे पाइवट टेबल आता है, फिर पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, फिर चार्ट एरिया है, फिर इस तरीके से बहुत सारे एरिया है। पहले हम इजी वाले जितने भी चीजें हैं उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम जो भी चीज बचेंगी उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला आता है पिक्चर। जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर माई पिक्चर का एक फोल्डर ओपन हो जाता है, जिसमें आप पिक्चर्स ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे सैंपल पिक्चर आ रहा है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी मिलता है। तो जब आप क्लिक करते हैं तो सैंपल पिक्चर पे जिस पिक्चर पे आप इंसर्ट करेंगे वो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर पिक्चर का साइज आपको ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप माउस को ड्रैग करके इसका साइज छोटा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। जब आप पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। जब आप सेल पे क्लिक करते हो तो फॉर्मेट का ऑप्शन हट जाता है। मतलब जब पिक्चर पे क्लिक करते हो तो इससे रिलेटेड ये कमांड्स आती हैं जिनमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अब क्या है कि मैं अगर पिक्चर लेना चाहता हूं तो इंसर्ट पे जब पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। कुछ पिक्चर ऐसे भी होते हैं जो हम खुद डालते हैं, तो वो पिक्चर भी, जैसे मैंने वॉलपेपर नाम से डाल रखा है यहाँ पे, तो मैं उस पिक्चर को भी निकाल सकता हूँ और उसे ड्रैग कर सकता हूँ। उसका साइज भी मैं छोटा कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये छोटा कर लिया। अब ये पिक्चर पे, यहाँ पे पिक्चर स्टाइल का जो सेक्शन है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस पर पिक्चर के स्टाइल या इफेक्ट कह लीजिए डाल सकते हैं। जैसे इससे ऐसा इफेक्ट होगा, इससे ऐसा, इससे ऐसा, इससे ऐसा, इससे ऐसा, इससे ऐसा, इससे ऐसा, और इसके अंदर भी कुछ मिलते हैं जिससे आप स्टाइल या इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। किसी शेप या स्टाइल पे क्लिक करने पे वो जो स्टाइल है वो यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे इसमें बॉर्डर स्टाइल हमने लिया है तो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर दिया हुआ है, इससे आप पिक्चर का बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर के स्टाइल पे क्लिक करेंगे वैसा बॉर्डर आपको यहाँ पे कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे मैं बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। आप बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर का ऑप्शन है, रखना चाहते हैं आप अंडो भी कर सकते हैं। बॉर्डर को अगर आप कम करना चाहते हैं तो वेट पे जाके आप बॉर्डर को लाइट या थिन कह लीजिए कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये बॉर्डर के स्टाइल हो गए। यहां से बैक कर सकते हैं दोबारा। अब आता है बॉर्डर में डैशेज। अगर आप डैशेज वगैरह लेना चाहते हैं तो डैशेज भी ले सकते हैं। डैशेज को लाइट में लेना चाहते हैं तो यहाँ से डैशेज को थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क था। अच्छा, उसके बाद यहाँ से भी आप इसे बैक कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से पिक्चर इफेक्ट की बारी आती है और एक पिक्चर शेप की बारी आती है। पहले हम शेप देख लेते हैं। जिस शेप पे क्लिक करेंगे वैसा पिक्चर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा एक एक करके। मतलब यहाँ पे पिक्चर के लिए शेप दी गई है। अब जैसे जैसे शेप है वैसे वैसे यहाँ पे आपको शेप देखने को मिल रहा है। नॉर्मल शेप पहला वाला था। इसी तरीके से पिक्चर इफेक्ट 3D रोटेशन में पिक्चर आपका रोटेट हो जाएगा, जैसे स्टाइल में रोटेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शेडो के साथ रोटेट, तो ये पिक्चर का रोटेशन है। बेवल पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर में डार्कनेस आती है, यानी कि जो किनारा होता है इसका वहां पे ब्लैक कलर का डार्कनेस आएगा। ये देखिए, सॉफ्ट एज में पिक्चर चारों ओर से ब्लर होता चला जाएगा। कहीं पे कम ब्लर होगा, कहीं पे ज्यादा ब्लर होगा, लेकिन किनारे किनारे से ब्लर इफेक्ट बढ़ेगा। ग्लो में जिस कलर के ग्लो पे क्लिक करते हैं पिक्चर के किनारे वही कलर का ग्लो देखने को मिलता है। आप ग्लो चेंज भी कर सकते हैं, जो भी ग्लो का कलर है। यहां से बैक कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। फोटो के नीचे या पिक्चर के नीचे उसी पिक्चर का परछाई आता है, या रिफ्लेक्शन कह लीजिए। जब आप पिक्चर को मूव करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन भी मूव होगा। ये देखिए,
इसी तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूं शैडो, तो जिस शैडो पे क्लिक करेंगे उस शैडो मतलब वैसी ही परछाई कह लीजिए पिक्चर के पीछे आपको देखने को मिलेगी हल्की हल्की सी। तो इस तरीके से ये पिक्चर के कमांड है। अब यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है कि आप पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए भी ऑप्शन आता है, इस पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पिक्चर है, आप पिक्चर इस पिक्चर की जगह कोई दूसरा पिक्चर लेना चाहते हैं तो पिक्चर चेंज कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर, पहले जैसा पिक्चर रीसेट हो जाएगा, जो इसका साइज है मेन साइज है वो रीसेट हो जाएगा। चेंज पिक्चर से दोबारा पिक्चर आप रीसेट की जगह चेंज कर सकते हैं और साइज मैंने दोबारा इसका ऐसे छोटा कर दिया। ब्राइटनेस पे क्लिक करते हैं तो ब्राइटनेस वगैरह और डार्कनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट वगैरह, जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो कॉन्ट्रास्ट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ से रीकलर है, आप कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं? तो इस तरह से ये पिक्चर इफेक्ट। अब यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर दिया, ये वाले ऑप्शन मैं आपको अभी क्लियर करके दिखाऊंगा। क्रॉप के ऑप्शन को दिखाते हैं। यहाँ से आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि निजी पिक्चर का साइज इतना ही मुझे लेना है तो हम पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। रीकलर से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये थे पिक्चर के स्टाइल। अब अगर क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो जब आप गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिप आर्ट देखने को मिलते हैं। जब आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, या कह लीजिए सीट पर आपको क्लिप आर्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, अब ये क्लिप आर्ट कहाँ यूज होते हैं? देखिए, अगर हम इस क्लिप आर्ट की बात करें तो ये कार्टून टाइप की फोटो हैं, जो अगर ऑफिशियल देखा जाए तो ऑफिशियल तो इसके यूज नहीं हो सकते, क्योंकि ये यूज होते हैं स्कूलों में बच्चों के लिए। स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल इसका यूज नहीं है। आप इसका साइज कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, क्लियर? तो ये जैसे मैंने साइज इंक्रीज वगैरह कर दिया, और इस पे भी वही सारे इफेक्ट काम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे। सेम सारे के सारे इफेक्ट काम करेंगे। यहां से बैक कर लेते हैं। ये देखिए, सेम सारे के सारे इफेक्ट काम करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि इफेक्ट काम नहीं करेगा, सारे के सारे इफेक्ट इसमें भी काम करेंगे। क्लियर? तो इसे एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कोई ऐसा ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद क्लिप आर्ट के बाद, इन दोनों के बाद शेप पे आते हैं। जब हम शेप लेते हैं, जैसे ये शेप है रेक्टेंगल, ये शेप को कहते हैं ओवल। अब सिलेक्शन पैन का एक ऑप्शन आता है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो जिस शेप पे, जैसे रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा, ओवल करते हैं तो ओवल सेलेक्ट हो जाएगा। जब कलर करते हैं तो वही वाले पे कलर आएगा जो भी आपने शेप सेलेक्ट कर रखा है, कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया सिलेक्शन। अगर आप कोई नया शेप लेते हैं, जैसे मैंने ये शेप लिया, तो इसे हम कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। इस शेप को क्लिक करते हैं तो ये देखो इसका नाम आ गया। इस शेप पे क्लिक करते हैं, सॉरी इंसर्ट, हाँ, इस शेप पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसका नाम आ गया। इस शेप पे क्लिक करते हैं तो इसका नाम आ गया। मतलब ये सारे एरो वगैरह हैं, कनेक्टर हैं, कोई 2 साइड है, कोई 1 साइड एरो है। तो जिस ट्रायंगल वगैरह, रेक्टेंगल, ओवल, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वैसा शेप का नाम पे क्लिक करने पे वही वाला शेप सिलेक्ट हो जाता है। क्लिक करके अगर डिलीट का बटन कीबोर्ड से आप प्रेस करते हैं तो वो एक एक करके शेप डिलीट भी हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने ये 2 शेप हैं, इन्हें मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन देखना भी नहीं चाहता हूं, तो ये जो आई सा है इस पे आप क्लिक करते हैं तो वो हिडन हो जाता है, और क्लिक करके अनहिडन या हाइड या अनहाइड कह लीजिए कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन है, विजिबिलिटी है, मतलब सिलेक्शन आप कर सकते हैं शेप का, और विजिबिलिटी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब अगर हम बढ़ते हैं आगे की ओर तो यहाँ पे ऊपर आता है बैक और फ्रंट। यानी कि अगर मैं एक शेप को एक शेप के ऊपर रख देता हूं तो बैक करते हैं तो ये शेप इसके पीछे चला जाता है, फ्रंट करते हैं तो ये शेप आगे आ जाता है। बैक की जगह बैकवर्ड करेंगे तो भी पीछे चला जाएगा, फ्रंट की जगह फॉरवर्ड करेंगे तो भी आगे आ जाएगा। इसका मतलब बैक फ्रंट और फ्रंट फॉरवर्ड एक ही चीज है। आप शेप को ड्रैग कर सकते हैं, जहां चाहें वहां रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कुछ कमांड है इसमें। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक को यहाँ इस ऊंचाई पे रख दिया है, एक को इस कोने पे रख दिया है, तो मैंने कंट्रोल से दोनों को सिलेक्ट कर लिया है,
तो अलाइन अगर लेफ्ट करते हैं तो इन दोनों के अकॉर्डिंग लेफ्ट की ओर आ जाता है ये शेप। इसका डुप्लीकेट बन गया था आई थिंक, तो मैं एक को ही रख लेता हूँ। ये तो अब अगर मैं इसका तो डुप्लीकेट, हाँ, तो मैंने शेप सिलेक्ट कर लिया। अब अलाइन अगर लेफ्ट करते हैं तो दोनों लेफ्ट की ओर चले जाएंगे। बैक अलाइन सेंटर करते हैं तो दोनों सेंटर में आ जाएंगे। बैक अलाइन अगर राइट करते हैं तो दोनों राइट की ओर आ जाएंगे। बैक अलाइन अगर टॉप करते हैं दोनों ऊपर की ओर आ जाएंगे। बैक अलाइन अगर मिडल करते हैं तो इन दोनों के स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ मिडल में, एक यहाँ और एक यहाँ मिडल में आ जाएगा। बैक अलाइन ऐसे अगर आप बॉटम करते हैं तो नीचे आ जाएंगे, और आप डायरेक्टली भी खिसका सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब अगर दोनों शेप को अगर आप एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये दोनों अभी अलग अलग देखिए सिलेक्शन है, लेकिन जब आप ग्रुप करते हैं तो ये दोनों एक ग्रुप में बन जाते हैं। मतलब अगर आप ड्रैग करते हैं तो दोनों एक साथ मूव करते हैं, और अगर आप अनग्रुप करते हैं तो ये अलग अलग अनग्रुप हो जाएंगे। दोबारा अगर सिलेक्शन करते हैं इसका तो रीग्रुप का एक ऑप्शन आता है। रीग्रुप और ग्रुप एक ही चीज है, और अनग्रुप अलग करने के लिए है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई शेप है और आप उसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे हाइट और विड्थ को, तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। कभी कभी ये काम किसी किसी के कंप्यूटर में नहीं करते हैं, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे नंबर डाल करके इसकी विड्थ और इसकी हाइट को आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्टली नंबर भी डाल के आप इस पे इफेक्ट डाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन आता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया। इसका मतलब ये होगा कि आप जिस एंगल या जिस डिग्री में रोटेट करेंगे, उस एंगल या उस डिग्री में जो शेप है वो रोटेट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आप कलर भी फिल कर सकते हैं शेप का। यहाँ से आप इसका आउटलाइन कलर डाल सकते हैं, यहाँ से शेप का अंदर का इंटरनल कलर डाल सकते हैं। आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इफेक्ट जो उसमें देखा था आपने वही इफेक्ट है। तो मैं कलर थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ, और इसका कलर भी। तो आप देखेंगे कि जैसे डिग्री पे चेंज करेंगे वैसे चेंज हो जाएगा। बेवल में किनारा डार्कनेस लाता है, ग्लो में इसके बैकग्राउंड पे ग्लोनेस आ जाएगी। तो वही सारे इफेक्ट हैं, बस शेप पर चल रहे हैं पिक्चर की जगह। अब शेप हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, पिक्चर हो गया। अब आता है स्मार्ट आर्ट, जो डायग्राम हम जिसे कहते हैं। ऑल में सारे के सारे दिखाई देंगे। जब आप ऑल में नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ प्रोसेस आ गया है लिस्ट की जगह। ऊपर देखिए लिस्ट था, फिर प्रोसेस आ गया, फिर आपका साइकिल आ गया। तो इस तरीके से नीचे एक एक करके वही सारे नाम आएंगे जो यहाँ पे है। आप अगर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो लिस्ट वाला ऊपर आ जाएगा, प्रोसेस पे क्लिक करते हैं डायरेक्टली प्रोसेस वाला, और साइकिल पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट साइकिल वाला। ऑल पे सारी चीजें वही हैं, बस ये लिस्ट वाइज दिखाई देगा और नाम दिखाई देंगे। क्लिक करने के बाद जब किसी शेप को या डायग्राम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको वो डायग्राम का टाइप दिखाई देगा कि कैसा कलर है इसका। ओके करने पर वही वाला शेप यहाँ आ जाएगा। इस वाले पॉइंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कंपनी वगैरह के नाम, एम्प्लॉय के नाम, या जो भी डायग्राम में आप शो कराना चाहते हैं उसका नाम डाल सकते हैं। आप डायरेक्टली भी क्लिक करके लिख सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल है, जिस स्टाइल पे क्लिक करते हैं वैसा स्टाइल कह लीजिए आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो रिसेट का मतलब होता है पहले जैसा स्टाइल, और चेंज कलर का मतलब होता है कोई कलर आप इस पे डालना चाहते हैं और कलर के बाद स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस शेप को चेंज करना तो आप किसी दूसरे शेप पे क्लिक करते हैं तो दूसरे शेप के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा शेप लेता हूं, जैसे मैंने ये ले लिया, तो इस शेप को आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने एलजी या मिडल वाले शेप पे क्लिक करा तो यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक करते हैं तो एलजी के बाद एक नया शेप आ जाएगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे ओनिडा लिख दिया। इसी तरीके से अगर मैं बैक करता हूँ और अगर मैं इसके बिफोर पे क्लिक करता हूँ तो इससे पहले ऐड हो जाएगा और आप ओनिडा यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम बैक कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी शेप होते हैं और जिन्हें आप पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये शेप है तो मैं अगर ऐड बुलेटेड करता हूँ तो बीपीएल कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्या बनाती है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। एलजी कंपनी क्या बनाती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, वो आप लिख सकते हैं। ऐसे
ऐसी टाटा कंपनी क्या आइटम बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है या क्या प्रोडक्ट सेल करती है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऐड बुलेटेड का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे बैक कर सकते हैं। अब बैक करने के बाद कुछ शेप ऐसे भी होते हैं इसमें डायग्राम जिसमें इमेज वाले ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप कंपनी का होलोग्राम या लोगो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बस आपको फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए पिक्चर लगा दिया है, ये देखिए। तो ये सारे इसके इफेक्ट होते हैं जो डायग्राम के। डिलीट। अब मैंने आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट क्लियर कर दिया है। अगर आप वर्ड आर्ट लेते हैं तो वर्ड आर्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं कोई भी वर्ड आर्ट, और मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया न्यू टेक ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो ये हमने एक टेक्स्ट लिख लिया है वर्ड आर्ट से। आप वर्ड आर्ट को बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल चाहते हैं वैसा स्टाइल इसे सेट कर सकते हैं या रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वर्ड आर्ट लिखा हुआ है इस पर आप मैनुअली कलर डालें तो यहाँ से आप मैनुअली कलर ले सकते हैं। इसका बॉर्डर का कलर आप मैनुअली चूज कर सकते हैं और इस पर इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। जो मैंने पिक्चर पे इफेक्ट बताए थे वही सारे इफेक्ट हैं, बस इस पे चलेंगे और वही सारे यहाँ पे भी आपको इफेक्ट देखने को मिल रहे होंगे दो दो जगह, तो आप कहीं से भी उसका यूज कर सकते हैं। और ये सारे के सारे वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, तो सेम कंडीशन है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। डिलीट। इस तरीके से मैंने आपको ये चारों और वर्ड आर्ट बता दिया। अब हम ये चार्ट वाला पोर्शन क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया और यहाँ पे मैंने लिखा कंपनी, यहाँ पे सेल्स। हम डेटा पे भी बना सकते हैं, लेकिन डेटा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए छोटे डेटा पे हम आसानी से समझ भी सकते हैं, इसीलिए मैंने छोटा डेटा लिया। सिलेक्शन करने के बाद जब आप क्लिक करते हो कॉलम पे तो यहाँ पे 2D, 3D, सिलेंडर, कोन, पिरामिड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप 2D पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने SCL पे डाला 25 पीस सेल हुए हमारे SCL के, तो टोटल 25 पीस प्रोडक्ट सेल हुए, तो 25 पे देखिए सिधाई पे आ गया। सेम अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 15 तो टाटा का 15 पीस सेल हुआ है तो 15 के सिधाई में आया। ऐसी LG अभी ब्लैंक है, जब मैं LG पे अगर 35 डाल देता हूँ तो देखिए LG का 35 पीस सेल हुआ, उसकी सिधाई में आ गया। इसे हम ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगला सेल के लिए सेल लिख दिया और इस पे क्लिक करके मैं इस वाले एरिया को बढ़ा लेता हूँ। अब मान लीजिए टाटा का वो SCL का 25 पीस की जगह अगले दिन 35 पीस सेल हुआ, तो यहाँ पे 25 है और अगला SCL का 35 पीस है। 15 की जगह यहाँ पे 25 पीस सेल हुआ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए 15 की जगह 25 आ गया। यहाँ पे 35 की जगह अगर 15 पीस सेल हुआ तो ये देखिए 15 की सिधाई में आ गया। इसी तरीके से जब आप इस फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो इस फ्रेम के एरिया को बढ़ा लीजिए और आप यहाँ पर सेल दोबारा लिख दीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए 15 पीस सेल हुआ, यहाँ पे मान लीजिए 35 पीस सेल हुआ, यहाँ पे मान लीजिए 25 पीस सेल हुआ। तो इस हिसाब से देखिए ग्रीन वाला नया वाला है, तो ग्रीन का ये देखिए पहले 15 की सिधाई में, फिर ये यहाँ पे 35 की सिधाई में, फिर यहाँ पे ये 25 की सिधाई में। तो इस हिसाब से ये चार्ट काम करता है। ये 2D है, लेकिन अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं यही एरिया सिलेक्शन करके क्लिक करता हूँ 3D पे, तो आप देखिए 3D इफेक्ट आ रहा है। लेकिन ये समझने के लिए मैंने इसे इरेज कर लिया ताकि आपको बेटर से बेटर समझा सकूं। अब LG का मान लीजिए 15 पीस है, तो ये देखिए 15 पीस पे चला गया है। ये टाटा का मान लीजिए 35 है, तो ये देखिए टाटा का सेल 35 पीस आ गया। और LG का मान लीजिए 25 है तो 25 आ गया। इसमें देखिए पहला वाला जो नीचे है वो SCL है, फिर ये आपका टाटा है और ये आपका LG है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसने अलग अलग ना बनाकर सेल का एक चार्ट ऐसे तैयार किया है। अब मैं यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और अगला फ्रेम डालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15 की जगह 25, तो यहाँ पे देखिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ 35 था, मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम है इसके। और यहाँ पे मैंने अगर 35 कर दिया इसमें 25 के जगह, तो ये देखिए इसके बराबर में आ गया, लेकिन इसमें कलर के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है और इस तरीके से आपको इसे समझना होगा। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे 35 डाला, यहाँ पे मैंने 25 डाला, यहाँ पे मैंने 15 डाला, तो इस टाइप से शेप तैयार हो गया। डिलीट करते हैं, इसे भी इरेज कर लेते हैं। अब अगला इसमें मान लीजिए मैंने 3D पे ये वाला ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ अगर 15, यहाँ पे डालता हूँ 35, यहाँ पे डालता हूँ 25,
तो आप देखेंगे कि 15 की सिधाई में ये 35 के और ये 25 के है, लेकिन यहाँ पे आपको 3D वे में दिख रहा है, वो 2D वे में था। यहाँ पे फ्रेम को हम अगर बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे मैंने अगर करा 25 तो ये अलग बना है, 15 ये अलग बना है और 35 ये अलग बना है, लेकिन ये 3D इफेक्ट में है। तो इस टाइप से ये चार्ट काम करते हैं। आप यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और कितना भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेल की जगह आप डेट भी लिख सकते हैं। सेम कंडीशन अगर मान लीजिए इंसर्ट कॉलम पे ये सारे आप ट्राई मार लीजिएगा एक एक करके, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। अब लाइन की बारी, तो लाइन मान लीजिए एचसीएल का पहले 2 पीस सेल हुआ, टाटा का 8 पीस सेल हुआ, तो देखिए 2 से 8 चला गया, ये 8 की सिधाई में ये 2 पीस है। और एलजी का मान लीजिए 5 पीस सेल हुआ तो ये नीचे गिरेगा इस तरीके से, ये देखिए। इसी तरीके से मैं इसे थोड़ा सा खिसकाता हूँ, इस फ्रेम को आगे कर लेता हूँ। अब एचसीएल का मान लीजिए 7 पीस सेल हुआ, टाटा का मान लीजिए सपोजेड 4 पीस सेल हुआ, ये नीचे आ गया, देखिए 4 की सिधाई में 7 से 4, और ये 9 पीस सेल हुआ तो ये ऐसे अप चला जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्ट बनता है लाइनिंग वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। लाइन के बाद पाई पे जाते हैं, पाई पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए पाई एक तरह से मान लीजिए पार्टनरशिप हम दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज डेट जैसे पाई के लिए मैंने यहाँ पे एचसीएल ने और टाटा ने और एलजी ने तीनों ने पार्टनरशिप में मतलब मान लीजिए कंपनी बनाई और उसमें कितना कितना शेयरिंग डाला वो हम डालते हैं। तो मान लीजिए एचसीएल ने 25% शेयर दिया है, शेयर में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट करा है, अब 25 हो गया। अब टाटा ने मान लीजिए 35% शेयर दिया है, तो 25 और 35 हो गए आपके 60, मतलब 25 और 35 को दोनों प्लस करते हैं 60% हो गया। अब बचा 40% एलजी ने, तो यहाँ पे ये पूरा 100% का एक पाए बन गया है। अब जब आप यहाँ पे कर्सर रखते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, तो शो कर रहा है माउस के पॉइंटर पे कि एचसीएल ने 25% इन्वेस्ट किया है और टाटा ने 35% लिखा हुआ आ रहा है और एलजी ने 40%। अब यहाँ पे कलर के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि एचसीएल का देखिए ये ब्लू कलर टाइप में है, टाटा का रेड में है और एलजी का ग्रीन में है। अगर मैं यहाँ पे इसे 35 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे 35 हो गया, तो 35 और इसे भी मैं 35 कर लेता हूँ, तो 35 35 70 और यहाँ पे 30। तो ये आप देखेंगे कि अब चार्ट दोबारा गोल हो गया पूरा। और यहाँ पे अब हम कर्सर रखेंगे तो एचसीएल का 35 और एलजी का 30 और टाटा का 35। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एचसीएल टाटा का 35 और एलजी का 30। तो इस तरीके से ये पाई काम करता है, इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब एरिया सिलेक्शन करके अब अगर हम बार पे क्लिक करते हैं तो आप जो ये पहले हाइट के हिसाब से आ रहा था वो वाइड के हिसाब से आएगा, मतलब अब आपको वाइड वाइज चीज देखने को मिलेंगी। जैसे एचसीएल का मैंने 15% डाला तो एचसीएल का ये देखिए 15 की सिधाई में आ गया। टाटा का मैंने 25 डाला तो टाटा का आप देखेंगे 25 की सिधाई में आ गया। और एलजी का अगर 35 डाला तो एलजी का 35%। और इसी तरीके से अगर मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसे अगर 25 कर दिया, इसे मैंने 35 कर दिया और इसे मैंने 15 कर दिया, तो आप देखेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे सिधाई आ गई। जैसे एचसीएल का रेड वाला यहाँ पे 25 है, ना 30 में ना 20 में, ये देखिए। और टाटा का 35 है, ये देखिए 30-40 के मिडिल में। और एलजी का 15 है, ये देखिए एलजी का 15 में है, 20 और 10 के बीच में। तो इस तरीके से ये चार्ट बनते हैं और इनका यूज इस तरीके से करते हैं। तो ये सारे चार्ट आप एक एक करके ट्राई मार लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि मैं इसी डेटा को सिलेक्शन करके पाइवट चार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आता है एडजस्टिंग और एक आता है न्यू। तो एडजस्टिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लोकेशन देना होता है। लोकेशन मैंने यहाँ का देके ओके कर दिया। ओके करने के बाद इस फ्रेम पर चार्ट ही बने हुए आएंगे। तो जैसे मैंने कंपनी पे क्लिक करा राइट टिक मार, तो यहाँ पे कंपनी आ गया है, शो कर रहा है। लेकिन जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो कंपनी उसके सेल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला सेल था तो ये देखिए 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे एलजी है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे देखिए एलजी का ये 35 है। और टाटा का सीधाई में देखेंगे 25 है, तो ये टाटा का 25। अगर मैं सेल 2 पे क्लिक करता हूँ तो रेड वाला आ गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एचसीएल का 25 है, ये देखिए
LG का है आपका 15, ये देखिए LG का 15 ये रहा, और टाटा का है 35, तो यहाँ पे टाटा का 35 सेल 2 पे है। तो इस टाइप से ये सेल आप हिडन और अनहिडन, हिडन अनहिडन और कंपनी वाइज आप प्रोडक्ट का सेल सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये तो था आपका इंसर्ट में पाइवट चार्ट का एक बेसिक यूज मैंने आपको बताया है। एडवांस यूज के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि उसका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और ये मैं पाइवट टेबल वाला जो है वो मैं अभी आपको ऑप्शन क्लियर करूँगा ढंग से। तो पहले तो मैं ये डेमो पर्पज़ पे आपको बताया था। तो पाइवट टेबल अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए मुझे एक डेटा ओपन करना होगा, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। वर्क नाम से मैंने सेव कर रखा है। तो मैंने ये डेटा बनाया है मार्कशीट डेटाबेस रिपोर्ट, जिसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 तक है, ईयर हो गया सेम, और मंथ में दिसंबर मैंने डाल दिया क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे क्लास, तो क्लास में मैंने IX डाला और 9th क्लास का मैं डेटा क्रिएट करता हूँ। अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे नंबर डालेंगे, तो मैं नंबर फिलअप कर लेता हूँ, इक्वल रैंड बिटवीन, और उसके बाद मैंने मिनिमम में डाल दिया कि मिनिमम बच्चे का नंबर मान लो है 33, और मैक्सिमम जो नंबर हम डालेंगे वो हम डालेंगे मान लीजिए 65, और ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम इसे सिलेक्शन कर लेते हैं, या आप चाहें तो आप इसे ऐसे माउस से ड्रैग कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से सभी में नंबर आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल R, मतलब कीबोर्ड आप ले लीजिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में मैं आपको दिखा देता हूं। कंट्रोल दबा के R प्रेस करना है आपको। तो पहले मैं एरिया सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल R और कंट्रोल D, तो इस तरीके से फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कोई भी एंटर प्रेस करता हूं या नंबर लिख के एंटर करता हूं तो ये नंबर आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये चेंज नहीं हो, तो इसे आप सिलेक्शन करके कॉपी करिएगा और पेस्ट पे जाके पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये चेंज अब नहीं होंगे, कुछ भी नंबर डालते हैं तो। अब ये हमारे पास नंबर बच्चों के आगे हैं कि 100 में से 48, 100 में से 58, 100 में से 40, 100 में से 58, 100 में से 35। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर इसमें से निकालेंगे, इन नंबरों में से कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें मिनिमम, इसमें टोटल नंबर, इसमें एवरेज, इसमें डिवीजन। तो ये कंडीशन को आप एक बार गौर से देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। मैक्स के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैक्स सेलेक्ट करके मैंने ओके कर लिया। तो मैक्सिमम नंबर के लिए मैंने हिंदी से SST तक का एरिया सिलेक्शन करा, ओके करेंगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर 58 है। कल को 58 हम इरेज कर देते हैं दोनों, तो देखिए 48 बचा, 48 को इरेज कर देते हैं तो अब बचा 40, और 40 इरेज करते हैं तो बचा 35। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें शो कराता है। इसी तरीके से हम मिनिमम की बात करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ आपको नहीं दिखाई देता मिनिमम, तो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पे आप MIN लिखिए, गो करिए। गो करने के बाद MIN मिल जाएगा और ओके करिए, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। यहाँ मिनिमम नंबर आपको मिल जाएगा। सम इसी तरीके से सम निकालना है, यहाँ या तो सर्च कर लीजिएगा यहाँ पे, या तो सम पे क्लिक करके आप ओके कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, ओके करना है, यहाँ पे आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। एवरेज के लिए यहाँ पे FX पे क्लिक करेंगे और एवरेज सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे, नंबर ही सिलेक्ट करेंगे सिर्फ सब्जेक्ट का और ओके करेंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा, जिसे हम परसेंटेज कहते हैं। ये सम टोटल नंबर है। डिवीजन के लिए एक कंडीशन होती है, तो मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ। नॉर्मली यूपी बोर्ड के हिसाब से, तो क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि अगर व्यक्ति का 59% से ज़्यादा बैठता है तो वो फर्स्ट डिवीजन आती है। अगर किसी बच्चे का 44 से ज़्यादा नंबर बैठते हैं तो वो सेकंड डिवीजन आती है। अगर किसी भी बच्चे का 32 नंबर से ज़्यादा नंबर होते हैं तो वो थर्ड डिवीजन आती है। और फेल के लिए कोई कंडीशन नहीं होता, यानी कि 59, 44, 32। 59 से ज़्यादा होने पे फर्स्ट, 44 से ज़्यादा होने पे सेकंड, और 32 या मतलब 32 से ज़्यादा होने पे थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे हम डिवीजन के लिए एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ कंडीशन से ओके करते हैं। यदि एवरेज
ज़्यादा हो जाए 59 से तो बच्चा का डिवीजन बनना चाहिए फर्स्ट। अन्यथा यदि एवरेज ज़्यादा हो जाए 44 से तो बच्चे का डिवीजन बनना चाहिए सेकंड। अन्यथा यदि एवरेज ज़्यादा हो जाए 32 से तो बच्चे की डिवीजन बननी चाहिए थर्ड। अन्यथा बच्चा हो जाए फेल। ओके करेंगे, यहाँ पे डिवीजन आ गई है। अब इन सभी का सिलेक्शन करके आप नीचे की ओर ड्रैग कर लीजिए तो भी आपके सभी के नंबर पूरे कैलकुलेट होके मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है भाई कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस एरिया का ऐसे सिलेक्शन करिए और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आप कीबोर्ड से कंट्रोल R और कंट्रोल D प्रेस करते हैं तो ये पूरा डेटा बन जाएगा। तो मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया ऐसे, उसके बाद मैंने कंट्रोल D प्रेस करा क्योंकि R तो सब फिल है तो मैंने D करा तो ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ फिल हो जाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन तो आ रहा है, फेल नहीं आ रहा, तो मैं कुछ नंबरों को कम कर देता हूँ जैसे 33, 33, 33, 33, 33। तो आप देखेंगे, ये देखिए थर्ड डिवीजन बन गया है बच्चे का। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कहीं भी मैंने यहाँ पे कर दिया 20, 20, 22, 24, 30, 30, सॉरी बैक, तो ये फेल हो गया बच्चा। मैं फर्स्ट डिवीजन भी कुछ को बना देता हूँ, जैसे मैंने आप करा 58, 58, 60, 65, तो ये देखिए सेकंड में अभी आ गया 65, फर्स्ट डिवीजन आ गया बच्चे का। इसी तरीके से एक दो और फर्स्ट डिवीजन हम बना देते हैं 66, 55, 55, 58, तो ये देखिए सेकंड है अभी 65 फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरीके से हमने ये डेटा क्रिएट कर लिया है, गौर से देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा पे हम चलाएंगे पाइवट टेबल। तो अब पाइवट टेबल चलाने के लिए हम डेटा का सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम इंसर्ट पे पाइवट टेबल पे जाएंगे और पाइवट टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है एडजस्टिंग और न्यू वर्कशीट। अगर एडजस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो लोकेशन देना होता है, हम जहाँ भी लोकेशन देके ओके करेंगे तो यहीं पे पाइवट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा और यहीं पे आप जब क्लिक करते हैं तो पाइवट टेबल की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हम यहाँ पर पाइवट टेबल नहीं चाहते हैं, क्लोज कर देते हैं और इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, बैक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे पहले सेव कर लेते हैं डेटा को और हम डेटा का सिलेक्शन करते हैं और इसे हम नई वर्कशीट पे लेके जाते हैं। तो इंसर्ट पे पाइवट टेबल और यहाँ न्यू वर्कशीट है, ओके करेंगे तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। जब मैं ओके करूँगा तो सीट 4 एक लेटेस्ट आ जाएगा। और अब हम इन 4 जो बॉक्स हैं इसका बेसिक यूज देखेंगे, बाकी एडवांस में तो और भी कंटेंट आएंगे इसमें, लेकिन मैं बेसिक यूज बता देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ रिपोर्ट जो फिल्टर है, पहले इस बॉक्स का यूज देखते हैं। तो मैं स्टूडेंट नेम को यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पर जब स्टूडेंट नेम को रखूंगा ड्रैग करके तो आप देखेंगे कि इस जगह स्टूडेंट का नेम की लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए, अब मैं डिवीजन को उठा करके इसके नीचे रख देता हूँ। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अजय कुमार, तो ओके करने पे यहाँ पे अजय कुमार का डिवीजन आना चाहिए। डिवीजन क्यों नहीं आया भाई? सॉरी कुछ गड़बड़ी हो गई है, दोबारा देखते हैं। ऑल ओके, इस पे क्लिक करते हैं, इन्हें हटा लेते हैं। मैं सबसे पहले लेता हूँ डिवीजन और फिर लेता हूँ मैं स्टूडेंट का नाम नीचे यहाँ ले लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं फेल पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो फेल अमन खान है। ऐसे मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट, तो फर्स्ट पे देखते हैं तो फर्स्ट डिवीजन निशा सिंह और नितिन गुप्ता। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड डिवीजन पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड डिवीजन की लिस्ट आ जाएगी। ऐसे ही मैं क्लिक करता हूँ थर्ड डिवीजन तो थर्ड डिवीजन की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, अब मैं इसे क्लिक करके ऑल करता हूँ तो सभी की लिस्ट आ जाएगी। मैंने इसे हटाया और इसे भी हटाया। अब स्टूडेंट नेम को हम रिपोर्ट फिल्टर पे रखते हैं तो जो यहाँ आ जाएगा, और इसके डिवीजन वाले चीज़ को, ये डिवीजन वाले एरिया को यहाँ रखते हैं। तो आप देखेंगे कि जब मैं जैसे अमन खान पे क्लिक करा तो अमन खान का जो डिवीजन है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही मैंने अगर अरुण गुप्ता पे क्लिक करा तो अरुण गुप्ता का डिवीजन यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही मैंने क्लिक करा काजल कुमारी तो काजल कुमारी का डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी।
ऐसे ही मैंने धीरज झा पे क्लिक करा तो धीरज झा का डिवीजन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवीजन क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन आता है जिसमें मैंने राइट टिक मार करा कि अजय कपूर और अमन खान दोनों के डिवीजन देखने, तो अजय कपूर और अमन खान दोनों का डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सिंगल सिंगल देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल देखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कतें होती है। क्लियर? तो ये था रिपोर्ट फिल्टर और ये जो रो लेबल्स वाला। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके ओके करता हूँ, ये लिस्ट आ गई। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब रो लेबल पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट नेम को अगर हम रखते हैं तो स्टूडेंट की लिस्ट आ गई, लेकिन यहाँ पे हम रो लेवल पे सारे जो आंसर अल्फाबेट में होते हैं उन्हें हम नहीं रख सकते। जैसे कि अल्फाबेट में कौन सा था? डिवीजन। अगर मैं डिवीजन को उठा के रखता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए ये तो आ गया है, सॉरी मैं वैल्यू पे नहीं रखते, सॉरी डिवीजन। अगर आप वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो ये 1 बना जाता है, यहाँ पे तो आ जाएगा, सॉरी। तो अजय कुमार का सेकंड है, अमन कुमार फेल है, अनिल कपूर थर्ड है, अनिल कुमार सेकंड है, अनिल पाल सेकंड है। तो इस टाइप से ये रो में आ गया है। और इसी को अगर आप उठा के कॉलम वाइज लेना चाहते हो तो कॉलम वाइज भी, जैसे अजय सेकंड, अमन फेल, अनिल थर्ड, अनिल कुमार सेकंड, तो इस टाइप से इसकी भी लिस्ट ये रो वाइज लेना चाहते हो तो या कॉलम वाइज लेना चाहते हो, इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट की लिस्ट को रो में और डिवीजन को मैंने वैल्यू में डाला तो यहाँ 1 बना जाएगा, क्योंकि जो अल्फाबेट में रिजल्ट होते हैं वो हमेशा इसमें 1 में शो करते हैं, 1 ही आता है। और क्या कहते हैं, अल्फाबेट वाले रिजल्ट को वैल्यू में नहीं डाल सकते। तो वैल्यू में डालना क्या है, आप हिंदी के नंबर डाल सकते हो, ये देखिए हिंदी के नंबर, यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ गया। आप इंग्लिश के नंबर को डाल सकते हो, आप मैथ के नंबर को डाल सकते हो, आप साइंस के नंबर को डाल सकते हो, आप SST के नंबर को डाल सकते हो, इस तरीके से। और आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हो ऐसे माउस से ड्रैग करके। अब यहाँ पे एक आता है मैक्सिमम वैल्यू भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे टोटल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ऐसी मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हो, टोटल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे सम ले सकते हो, तो इसकी टोटल का ग्रैंड टोटल सबके नीचे आता रहेगा। तो इस तरीके से मतलब आपको सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो वैल्यू वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर आप जो न्यूमेरिकल में आंसर आते हैं उन्हें लेना है। अब रो जो लेबल है, अगर मैं इसे डिवीजन के हिसाब से देखना चाहता हूं तो डिवीजन मैंने पहले कर दिया और इसमें स्टूडेंट के नेम को नीचे कर दिया। तो आप देखेंगे कि फेल अमन कुमार है, फर्स्ट ये 2 बच्चे हैं, सेकंड इतने सारे बच्चे हैं और थर्ड इतने सारे बच्चे हैं। तो ये डिवीजन के हिसाब से सेट हो गया है। अगर मैं डिवीजन को नीचे करता हूं तो स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे रो लेबल, कॉलम लेबल और वैल्यू और रिपोर्ट फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे क्लोज करता हूं, नो करता हूं और दोबारा इस फाइल को ओपन कर लेता हूं। अगर मैं यही डेटा सिलेक्शन करके और इंसर्ट पे मैं पाइवट चार्ट पे क्लिक करता हूं और मैं ओके करता हूं तो न्यू वर्कशीट पे आ गया। अब पाइवट चार्ट में अगर मैं स्टूडेंट नेम पे क्लिक करता हूं तो स्टूडेंट की नेम की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। इसका इतना खास यूज नहीं है, ये रहा। अब मैं अगर इनके नंबर को ले लेता हूं, जैसे सम, तो यहाँ पे सम के चार्ट बन चुके हैं और यहाँ पे नंबरों की लिस्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, तो स्टूडेंट के नेम और सम का यहाँ पे तो पाइवट टेबल के हिसाब से आ गया और यहाँ पे चार्ट में आ गया है। क्लियर? अगर सम की जगह आप मैक्सिमम वैल्यू लेते हो तो मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ सेट हो जाएगा। ऐसे आप मिनिमम वैल्यू पे क्लिक करेंगे, मिनिमम वैल्यू पे सेट हो जाएगा। हिंदी पे क्लिक करते हैं, हिंदी का नंबर, इंग्लिश पे क्लिक करते हो तो इंग्लिश का नंबर भी इसी से ऐड हो जाएगा और मैथ करते हो तो मैथ का नंबर भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा डेटा बड़ा होने पे आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा यहाँ से कम कर देता हूँ। जैसे मैंने अजय, अमन, अनिल, 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 अरुण, इतना ही देखना है। ये देखिए, अब उसके हिसाब से नंबर सेट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट ऑल डेटा करते हैं ना तो डेटा ज़्यादा होने पे ये थोड़ा श्रिंक हो जाता है ऐसे। तो इस तरीके से ये पाइवट चार्ट काम करता है, जिसे मैंने अभी आपको पहले भी दिखा दिया था, लेकिन मैंने ये दोबारा एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया आपको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमने अभी तक इंसर्ट में क्या क्या क्लियर किया है, पाइवट टेबल और पिक्चर वाले सारे सेशन टेबल रह गया। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा कंपनी और यहाँ पे लिखा हमने सेल्स, यहाँ पे लिखा हमने सेल्स, यहाँ पे लिखा हमने सेल्स। अब मैंने यहाँ पे कंपनी लिख दिया SCL, BPL, टाटा,
LG, और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या है कि जो ये मैंने हेडिंग लिखा है, अगर मैं इस डेटा का सिलेक्शन कर लेता हूं, पहले इस पे वैल्यू भी डाल देता हूं, तो अगर मैं इस एरिया का सिलेक्शन कर लेता हूं ऐसे, और जब मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो यहां पर टेबल इफेक्ट आएगा, और यहां पे लिखा है माई टेबल हैज हेडर, मतलब जो ये टेबल का हमने हेडिंग लिखा है ये हेडर में कन्वर्ट होगा और ये टेबल इस टाइप में कलर हो जाएगी। आप यहां से सेल जिस पे राइट टिक मार्क करेंगे वही वैल्यू का सेल दिखेगा। अगर आप इसे सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं सारा दिखेगा। यहाँ से किसी पर्टिकुलर एक कंपनी का डेटा आपको देखना है तो एक कंपनी का आप डेटा इस तरीके से देख सकते हैं, और मल्टीपल देखना चाहें तो जितने पे राइट टिक मार्क करेंगे वो डेटा आपको दिखाई देगा। क्लिक करके आप सेलेक्ट ऑल करते हैं तो सारा डेटा दिखाई देगा। और यहाँ पे टेबल पे कलर इफेक्ट करने के लिए है, डालने के लिए है, तो जैसे कलर पे क्लिक करेंगे वैसा कलर यहाँ देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, क्लियर। अब मैं इसे बैक करता हूँ। अब मैं क्या करता हूं यहां पर कि सपोज दैट ये जो सेल वाला एरिया ये मैं हटा लेता हूं, ये हटा दिया मैंने, सिर्फ ये चीजें हैं ऐसे। अब मान लीजिए मैंने हेडर तो डाल नहीं रखा, तो जब मैं सिलेक्शन करूंगा तो यहाँ आप जब इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है माई टेबल हैज हेडर। अगर मैं इस पर राइट टिक मार्क कर लेता हूं तो ये पहले वाले का ही हेडर में कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन ये तो हेडर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट पे टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो इस पर राइट टिक मार्क नहीं लगाएंगे अगर हेडर नहीं है, और जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे बन जाएगा, जिसपे आप बाद में भी हेडर के लिए चीजें लिख सकते हो ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से, सॉरी। और बाद में भी आप इस वही सारे इफेक्ट डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बस ये है कि आपको हेडर अगर अलग से आप बनाना चाहते हैं तो आप अलग से बना सकते हैं, और बना रखा है तो उसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका इंसर्ट में टेबल। अब हम बात करते हैं, हमने पाइवट टेबल से लेकर चार्ट तक क्लियर कर लिया और यहाँ पे वर्ड आर्ट। अब हाइपरलिंक का क्या मतलब है, जब आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं यहाँ पे लिंक के ऑप्शन आते हैं। जैसे वर्क नाम से मैंने जो फाइल बना रखा था इसे मैंने लिंक करा तो उसका एड्रेस आ गया, और मैं इसे थोड़ा जूम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी कुछ इस तरीके से। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी भी फाइल या फोल्डर का लिंक लेना। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं सपोज दैट मैं लाइब्रेरी में गया, माई पिक्चर पे गया, और वॉलपेपर पे गया, और नेचर पे गया, नेचर का कोई भी एक वॉलपेपर का मतलब एड्रेस ले लिया, और जब मैं इस पे यहाँ पे हथेली पे क्लिक करूंगा तो यस करने पे यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो वो फोटो या वो इमेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे इसका मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर का लिंक ले सकते हैं। तो जैसे मैं दोबारा लाइब्रेरी पे जाता हूँ, माई पिक्चर पे जाता हूँ, और मैं सैंपल पिक्चर पे जाता हूँ, और जिस पिक्चर पे मैं क्लिक करके ओके करूँगा, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा यस करूँगा तो वो पिक्चर या वो फाइल इस तरीके से लिंक हो जाएगी। उसका ये एड्रेस होता है जहाँ से वो फाइल उठाता है। तो इस तरीके से हमने हाइपरलिंक भी देख लिया। तो अब हमारा टेक्स्ट बॉक्स आता है अगला। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए आपको इस एरिया में कोई चीज़ लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बनाया और आप इसमें कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने नॉर्मली ऐसे टाइप कर दिया है। आप इस पे टाइप करने के बाद आप यहाँ से इस पे कलर वगैरह डाल सकते हैं। आप चाहें इसका आउटलाइन ले सकते हैं, आउटलाइन को डार्क कर सकते हैं, इसके इंटरनल कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और लिखने के बाद आप यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका ये टेक्स्ट बॉक्स हो जाता है कि आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स लेना है आप इसे मूव भी कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगला आता है हेडर फुटर। अगर मान लीजिए आपको हेडर फुटर डालना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस बना रखा है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपनी, यहाँ पे हमने लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने लिख दिया कंपनी, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट्स,
और यहाँ पे हमने लिख दिया सेल 01 और यहाँ पे हमने लिख दिया सेल 02 और ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया सेल 03। अब मान लीजिए सीरियल नंबर हमने डाला 12 और हमने इसे नीचे की ओर ड्रैग कर लिया, ये 15 ले लेते हैं। कंपनी का नाम मैंने सपोज डायरेक्ट मैं SCL डाल देता हूँ और SCL को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया आइटम्स 001 और यहाँ पे हम आइटम 002 कर देते हैं और इसे भी हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। सेल मैंने इक्वल RAND रैंड बिटवीन ले लिया, सॉरी रैंड बिटवीन, और मैंने कहा कि मिनिमम 10 पीस सेल हुए और मैक्सिमम 50, तो 10 to 15 के बीच में यहाँ पे सेल रिपोर्ट बनके तैयार हो जाएगी। कंट्रोल R कंट्रोल D और इसे कर लेते हैं कॉपी, इसे करते हैं पेस्ट वैल्यू। तो ये था हमारा डेटा मान लीजिए कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए मैं इसमें हेडर फुटर डालना चाहता हूँ, तो हमने मान लीजिए ये एकदम किनारे से चालू कराइए। अब इसके ऊपर रो 1 के ऊपर तो कुछ है नहीं। अब मैं अगर हेडर फुटर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इसी के ऊपर एक अलग से यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई देंगे। आप एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अलग अलग बॉक्स में, तो मैं एक बॉक्स में लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज डेट लिख दिया S कुमार कंपनी। आप अलग अलग भी जैसे 3 बॉक्स में अलग अलग लिख सकते थे। और यहाँ से हम इसे बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। नीचे आते हैं, फुटर का एरिया आता है, तो मैंने फुटर में एक फुटर के बॉक्स में डिजाइन पे जाते हैं, पेज नंबर डालते हैं, दूसरे पे हम डेट डाल लेते हैं, तीसरे बॉक्स में हम टाइम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर, डेट और टाइम देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको हेडर। अब क्या है, अगर मैं कल को प्रिंट निकालता हूँ तो प्रिंट व्यू में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको डेटा के साथ हेडर और यहाँ पे आपको फुटर में ये वाला चीज़ देखने को मिलेगा। आपको ये पेज आपस में पहले जैसा ज्वाइंट करना है, तो व्यू में एक ऑप्शन आता है नॉर्मल का, जिसमें सारे पेज ज्वाइंट हो जाते हैं और आपको यहाँ पे ऊपर ना हेडर और ना ही इस पेज के नीचे फुटर देखने को मिलेगा 47 नंबर तक। और अगर मुझे ये पहले वहीं जाना है पहले की तरह, तो हेडर फुटर पे दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा वहाँ पहुँच जाओगे। इसे आप चाहो तो नहीं चाहते रखना तो इरेज भी कर सकते हो इस तरीके से। फिर आप इसे व्यू में जाके नॉर्मल पे ज्वाइंट कर सकते हो। और आप अगर इसका अब प्रिंट आउट देखते हो या निकालते हो, तो आपको ना हेडर और ना फुटर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, क्लियर। तो ये था हमारा हेडर फुटर का यूज। वर्ड आर्ट हमने यूज ही कर लिया। सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट और सिंबल, 3 चीजें रह गई हैं। तो मान लीजिए ये जो डेटा है, अब मैं सिग्नेचर लाइन पे जब क्लिक करूंगा तो इसे मैं जब ओके करूंगा तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइनर का एग्जाम्पल में नेम जॉन डेव, और यहाँ पे एग्जाम्पल में पोस्ट मैनेजर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में डाल दिया सपोज डेट रजत कुमार, और यहाँ पे हमने पोस्ट डाल दिया उनका मैनेजर। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया सपोज डेट रजत 786@gmail.com। ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं चाहते तो ये हटा भी सकते हैं। इन दोनों को ही आप ओके करेंगे तो ये दोनों भी प्रिंट हो जाएंगे ऐसे। तो ये रजत कुमार मैनेजर है, उसने ये डेटा वेरीफाई किया है या उसने ये डेटा क्रिएट करा है, इसलिए आप इस चीज़ को सिग्नेचर लाइन को आप ऐसे नीचे सेट कर सकते हो। बस ये इसका एक ऐसे ही नॉर्मली यूज है, कोई ज़्यादा हार्डली यूज नहीं है। तो मतलब क्या है कि सिग्नेचर लाइन का मतलब ये होता है कि जिसने ये डेटा क्रिएट करा है या जिसने ये डेटा वेरीफाई किया है, उसके लिए आप सिग्नेचर लाइन डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। हालांकि मैंने इतनी जगह अभी तक जॉब किया है, मुझे कभी सिग्नेचर लाइन डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैनुअली हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ से हमने सिग्नेचर लाइन नहीं डाला है, मतलब मैंने नहीं डाला है, ना मैंने यूज किया है। अब ऑब्जेक्ट की बारी आती है। ऑब्जेक्ट का क्या यूज है भाई, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के आपको नेम दिखाई देंगे। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कोई डेटा उठाना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो आप डेटा उठा सकते हैं। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने अगर मान लीजिए बिटमैप इमेज ले लिया, तो मैं ओके करूँगा तो बिटमैप इमेज का एक जो पेंट सॉफ्टवेयर जैसे है, तो वो पेज ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके बड़ा कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बना सकता हूँ। तो मैं एक सपोज है एग्जांपल के तौर पे मैं बना के दिखाता हूँ। तो जैसे ये पेंट सॉफ्टवेयर मैंने ये ऑब्जेक्ट के थ्रू लिया है, तो मैं यहाँ पर एक शेप तैयार करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर
ये ले लिया। इसकी लकीर थोड़ी सी डार्क है तो मैं इसका आउटलाइन कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सपोज डेट AIRTEL। ये मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर एयरटेल को बोल्ड करा, यहाँ पे मैंने इसे कर दिया सेंचुरी गोथिक। ओहो गड़बड़ हो गया, दोबारा लेते हैं पेज। सबसे पहले हम ए पे क्लिक करते हैं, गौर से देखिएगा। ये मैंने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लिया, यहाँ पे हमने लिखा एयरटेल। इसे सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंचुरी गोथिक। अब इसका साइज हम इंक्रीज करेंगे। मैंने यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर लिया 72, और इससे ही बड़ा करना है तो हम सीधा 200 डालते हैं। ये देखिए बड़ा हो गया। अब आप सोच रहे हो सेंचुरी गोथिक मैंने क्यों डाला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट लेता हूँ तो देखेंगे एयरटेल का ये जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। लेकिन जो सेंचुरी गोथिक होता है वो फ़ॉन्ट हम लोग यूज करते हैं एयरटेल के लोगों के लिए। तो हम सेंचुरी गोथिक ले लिए, एयरटेल वाला आ गया ऑप्शन। उसके बाद हम इसे यहाँ से सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं फिलहाल में। ये देखिए सेट होने के बाद हमें करना क्या होगा, सेट होने के बाद हमें करना क्या होगा, हम इस पे बॉक्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया ऐसे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम दूसरा बॉक्स लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम कलर चॉइस करेंगे फिलअप कलर के साथ, रेड 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 रेड। फिर वाइट कलर चूज करते हैं, वाइट वाइट वाइट। फिर उसके बाद दोबारा एक बॉर्डर लेते हैं ब्लैक कलर का। अब ये देखिए मैंने एक एयरटेल का लोगो फॉर एग्जांपल आपको बना के दिखाया। अब मैं इसे एक्सेल पे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं इसे जैसे ही यहाँ से क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे कि एक्सेल पे एयरटेल का लोगो पेंट सॉफ्टवेयर से बन के वहाँ चला गया है। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया था पेंट सॉफ्टवेयर पे जाने के लिए। आ गया समझ में? दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। जैसे सपोजेड मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, उसके बाद मैं बिटमैप इमेज पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर पेंट सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसका पेज हम लोग ऐसे बड़ा कर लेते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से। उसके बाद मान लीजिए कुछ और लोगो टाइप का बना के देखते हैं फॉर एग्जांपल तौर पे। तो मैंने ये बॉक्स लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस, और यहाँ पे एरियल ले लेते हैं आपकी बार, एरियल, सॉरी एरियल फ़ॉन्ट ऐसे ही लेना पड़ेगा, एरियल ब्लैक, ओके। और इसे सिलेक्शन करके यहाँ पे 200 है, इसे हम कर लेते हैं 300। नहीं आया, थोड़ा छोटा करते हैं 150, सिलेक्शन 150, एरियल ही लेते हैं। हाँ एरियल थोड़ा सही आ रहा है। यहाँ पे 200, 250 और 300 अगर लें, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, आ गया। तो 300 ले लेते हैं। अब हम इस शेप को ड्रैग करके यहाँ रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे किनारे एक बॉक्स तैयार करेंगे आउटलाइन लाइट वाला लेके। अभी नहीं हुआ, ये और ये आउटलाइन आ गया। और थोड़ा सा सॉरी गड़बड़ हो गया, दोबारा आउटलाइन लेते हैं। तो ये हो गया, ये यहाँ सेट, और ये वाला इसके साथ सेट, और ये वाला इसके साथ सेट। अब हुआ है सेट। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से कलर लेंगे येलो कलर और फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद दोबारा आउटलाइन लेते हैं ब्लैक कलर का इसी के ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे, शेप लेंगे ऐसे यहाँ तक,
और ए दोबारा शेप लेते हैं, ए यहाँ तक, और उसके बाद इस पे कलर फिलअप करेंगे ब्लैक कलर का। फिर ऐसे ही नीचे भी शेप लेंगे और कलर फिलअप करेंगे ब्लैक कलर का। उसके बाद हम यहां पर क्लिक करेंगे और इसका साइज छोटा कर लेते हैं। फिर दोबारा क्लिक करेंगे, यहां पे हम लिखते हैं SONY सोनी, कैपिटल में लिखते हैं SONY सोनी, और इसका जो है ये फ़ॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन। तो टाइम्स न्यू रोमन कहाँ है भाई, ये रहा, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम यहाँ से खिसका के इसके ऊपर रखेंगे और इसका कलर वाइट कर लेते हैं और थोड़ा साइज बढ़ा के देखते हैं कहाँ तक सेट बैठ जाएगा। सोनी हल्का सा दिक्कत आई है इसमें, तीस करके देखते हैं। ओके, उसके बाद ये पेंट सॉफ्टवेयर में बना के दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैंने कोरल पे भी बनाया था आई थिंक इसे। तो ये सोनी हो गया। अब इसके नीचे हम लिखेंगे मैक्स, तो यहाँ पे क्लिक करा, ए पे क्लिक करके, और हमने यहाँ पे लिखा MAX मैक्स, और इसका फॉन्ट जो होता है वो होता है एरियल। ओके, और मैक्स का जो कलर होता है वो होता है येलो कलर। तो येलो कलर चूज कर लेते हैं सेलेक्ट करके। उसके बाद इसे भी हम ड्रैग करते हैं, सॉरी कंट्रोल Z, इसका साइज बढ़ाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन, ये मैंने एक बॉक्स तैयार करा, सॉरी रेड कलर का तैयार करते हैं, ब्लैक कलर का तैयार करते हैं, यस। उसके बाद इसके अंदर हम रेड कलर लेंगे और रेड कलर फिलअप करेंगे। अब ये सोनी मैक्स का हमारे पास लोगो तैयार हो गया। अब मैं अगर इसे क्लोज करता हूं तो आप देखेंगे कि एक्सेल पे डायरेक्टली यहाँ पे सोनी मैक्स का लोगो ऐसे आ गया है। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो दोबारा हम पेंट सॉफ्टवेयर पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप इसे सिलेक्ट करिए, इसे कट कर लीजिए, इसके पेज का साइज छोटा करिए और पेस्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद क्लोज करते हैं। क्लिक करने के बाद तो ये सोनी मैक्स ऐसा लोगो पहुंच जाएगा, ये देखिए। तो ये हमने पेंट सॉफ्टवेयर से बना के लेके आए। अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है, मतलब जो पेज वाला एरिया है, टेक्स्ट वाला एरिया है, वो ऐसे आ जाएगा, कुछ देर में आएगा, देखेंगे ये आ गया। और मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे टाइप करूँगा, ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जब आप रुकेंगे थोड़ी देर बाद तो जितना भी मैटर लिखा है वो बड़े में ऐसे टेक्स्ट का जो साइज है वो बढ़ जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। और जब आप पेज पे क्लिक करते हैं तो वो ऐसे मूव होता है टेक्स्ट बॉक्स की तरह। डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। अगर मैं इसमें एक कोड होता है =RAND रैंड सिद्धा के 90 एंटर, तो ये पैराग्राफ भी आप ले सकते हैं ऐसे, और कोई भी चीज़ लिख करके आप दूसरे सॉफ्टवेयर से ला सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो इसका बचता है वो आता है सिंबल। सिंबल का क्या यूज है भाई, कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, सिंबल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर वो अक्षर जो कीबोर्ड में नहीं है वो अक्षर आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पहले सीट को, सेल को, और एक सेल का साइज भी खींच के बड़ा कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं सिंबल पे क्लिक करता हूँ, तो जिस सिंबल पे मैं क्लिक करके इंसर्ट करूंगा वो सिंबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं एक एक सिंबल देखिए इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जो अक्षर कीबोर्ड में आपके नहीं मिलते हैं
आप उन अक्षरों को सिंबल के थ्रू ले सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये सिंबल का यूज है। बाकी मैंने आपको आज इंसर्ट में सारे ऑप्शन एक एक करके बता दिए हैं। आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर फिर भी दिक्कत या परेशानी आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।